नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ ऑन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में चुनावी जनसभा को आज संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार एक बार फिर बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ किसान को मिल रहा है। और क्या कुछ कहा इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद हमने यहां घर बनाने की स्पीड को और तेज किया। देखते ही देखते 9 लाख के आसपास पक्के घर मिलना गरीबों को तय हुआ। इस योजना के तहत करीब 30,000 घर यही बीदर में ही बन रहे हैं। 30,000 घर आप कल्पना कर सकते हैं। और इनमें से हर घर कई कई लाख रुपए का, और वो भी हम घर महिलाओं के नाम पर करते हैं। यानी भाजपा की डबल इंजन सरकार ने यहां बीदर में ही 30,000 बहनों को, जिनके घर की कीमत लाखों में है, 30,000 बहनों को लखपति दीदी बना दिया है। ऐसे किसान जिनका बैंक में खाता हो, जिन्होंने बैंक से लोन लिया हो, उन्हीं के नसीब में ये कुछ दाना पानी डाल देते थे। जबकि सच्चाई ये थी कि जिन करोड़ों छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उनको तो न कभी बैंक में खाता था, न बैंक ने कभी वो 1 रुपये का उनको लोन दिया था। वो तो बेचारे बाहर से, बाजार में से, साहूकार के पास से महंगे ब्याज से कर्ज उठाते थे, और कर्ज माफी का फायदा उनको तो कभी नसीब ही नहीं होता था। कांग्रेस का असली यही चेहरा है। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मोदी सरनेम मामले में सुनवाई आज होगी। राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई की जाएगी। गुजरात हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी। दरअसल आपको बता दें कि 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई थी, और सजा पर रोक के लिए ये याचिका दायर की गई, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज ये अहम सुनवाई होगी। गुजरात हाईकोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होगी। जो सजा का ऐलान किया गया था, वो सेशन कोर्ट की तरफ से ये सजा सुनाई गई थी। राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की ये सजा सुनाई गई थी, और इसी की वजह से उनकी सांसदी भी रद्द कर दी गई थी। और अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है। गुजरात हाईकोर्ट आज इस मामले में सुनवाई करेगा। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी सरनेम के मामले में आज राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई होनी है। सजा पर रोक के लिए ये सुनवाई आज होनी है। ये याचिका दायर की गई थी, तो ऐसे में अगर सजा पर रोक हाईकोर्ट की तरफ से अगर लगाई जाती है, तो कहीं ना कहीं उनकी सांसदी जो है वो उन्हें वापस मिल जाएगी। इस उम्मीद के साथ ये याचिका लगाई गई है। फिलहाल देखना होगा कि सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूरत सेशन कोर्ट की तरफ से 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी। अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कितने बजे ये सुनवाई होगी लगभग? निश्चित रूप से सूरत अदालत के फैसले को कहीं ना कहीं चुनौती देने वाली जो याचिका है राहुल गांधी की, उस पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्योंकि आपने देखा होगा किस तरीके से सूरत की कोर्ट ने मोदी उपनाम से जुड़ी हुई टिप्पणी मामले में, जो मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से पिछली बार इनकार कर दिया था। तो आज जब सुनवाई होगी तो देखना होगा कि खासतौर पे राहुल गांधी की ओर से क्या कुछ दलीलें कोर्ट में दी जाती है। क्योंकि जिस तरीके से पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था, और
चूंकि ये पूरा वाकया की अगर हम बात करें तो 2019 में कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने एक आपत्तिजनक जो टिप्पणी है वो मोदी सरनेम को लेकर की थी, जिसके बाद सूरत की अगर हम बात करें, गुजरात की बात करें तो लगातार इस मामले को उठाया गया, कोर्ट में उठाया गया और गुजरात की कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी थी। ऐसे में राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी चली गई, क्योंकि लिली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अगर हम बात करें जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, तो उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर किसी भी सांसद या विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो निश्चित रूप से उसकी सदस्यता या जो विधायकी है वो चली जाएगी। राहुल गांधी की सदस्यता भी कहीं ना कहीं लोकसभा से गई और उनका जो सरकारी आवास है वो भी खाली करना पड़ा। ऐसे में राहुल गांधी ने निश्चित रूप से गुजरात कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद की है। हालांकि गुजरात सेशन कोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं मिली। ऐसे में राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब ऐसे आज सुनवाई होगी तो देखना होगा कि क्या राहुल गांधी को वाकई में गुजरात हाईकोर्ट से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आती है या राहत नहीं मिलती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा कि जब सुनवाई हुई तो तमाम तरीके की दलीलें दी गई। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने जो याचिका डाला था उस याचिका का भी जो विरोध है वो पूर्णेश मोदी जो कि बीजेपी नेता है गुजरात के, उन्होंने राहुल गांधी की याचिका तक का विरोध कर दिया था। अब पूरे तरीके से गुजरात हाईकोर्ट पर पूरी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर इस पूरे मामले में गुजरात हाईकोर्ट अपना क्या कुछ फैसला देता है या कोई अगली तारीख कहीं ना कहीं देता है। ठीक है, आप लगातार बने रहिए पीयूष, आगे और भी खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। और इसी के साथ चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं दिल्ली से, जहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं पहलवानों से मिलने के लिए प्रियंका गांधी इस वक्त जंतर मंतर पहुंची हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर तीखी टिप्पणी भी की और साथ ही आपको बता दें कि आज शाम को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पहलवानों से मुलाकात करेंगे। पहलवानों ने राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की। हालांकि इससे पहले जब धरना दिया गया था तो उस दौरान पहलवानों की तरफ से साफ मना कर दिया गया था, राजनीतिक लोगों को अपना मंच उन्होंने नहीं दिया था। लेकिन इस बार जो राजनीतिक दल हैं उनसे भी कहीं ना कहीं समर्थन की अपील ये तमाम पहलवान करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी को लेकर के अब एक एक करके सभी नेता उनसे मुलाकात करने के लिए अपना समर्थन देने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची और आज शाम को अरविंद केजरीवाल भी मुलाकात पहलवानों से कर सकते हैं। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सबकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। कनॉट प्लेस थाने में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। पोक्सो एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई। अन्य के आरोपों को लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कहीं ना कहीं गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकती हुई नजर आ रही है। वहीं कुश्ती महासंघ का प्रमुख है ब्रजभूषण शरण सिंह, जिन पर पहलवान लगातार यौन शोषण सहित तमाम आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में एफआईआर ये दर्ज की गई है। कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज की गई है और पहलवानों की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक वो धरना देते रहेंगे। अधिक जानकारी के साथ पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट? कनॉट प्लेस थाने में 2 एफआईआर दर्ज हुई है ब्रजभूषण शरण सिंह पर। तो लगातार जो पहलवान है वो ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और बीजेपी सांसद हैं, उनके खिलाफ कहीं न कहीं दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि पहलवानों की कुछ मांगे थी और वो मांगे पहले वाले प्रदर्शन से कुछ अलग थी। पहलवान मांग कर रहे थे कि जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं कमेटी ने रिपोर्ट कहीं ना कहीं तैयार की है वो पहलवानों को बताया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि पहलवान कह रहे थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हमने शिकायत दर्ज कराई है पुलिस में और उस पर एफआईआर दर्ज हो जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में बकायदा दिल्ली पुलिस ने बताया कि हम आज इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करेंगे। हालांकि कल ये सुनवाई हुई थी। कल देर रात ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज कर ली गई। पहली एफआईआर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा जो आरोप है वो यौन शोषण का लगा है। इस मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉस्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। वहीं दूसरी जो एफआईआर है वो 6 महिला रेसलर से यौन शोषण के केस में दर्ज हुई है। तो निश्चित रूप से ब्रजभूषण सिंह की कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच आप देखिए, प्रियंका गांधी की बात करें या तमाम राजनीतिक नेताओं की बात करें, लगातार वहां पे पहुंच रहे हैं। चूंकि इससे पहले आज चूंकि सुबह प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी, कांग्रेस पार्टी की महासचिव हैं,
उन्होंने पहलवानों से मुलाकात किया और सीधे तौर पे कहा कि हम पहलवानों से हमने बातचीत की है और हम पहलवानों से कंधा मिलाकर खड़े हैं। क्योंकि पहलवानों की अपील थी, क्योंकि पहलवान कह रहे थे कि पिछली बार जब हम प्रदर्शन में जनवरी में बैठे थे तो कई लोगों ने हमें मिसलीड किया और कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा धरना और प्रदर्शन था वो खराब हो गया। अब की बार पहलवानों ने राजनीतिक दलों और तमाम संगठनों से अपील की थी कि वो आए और हमारा साथ दें। इसी कड़ी में तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या अन्य दलों की बात करें या अन्य संगठनों की बात करें, लगातार कहीं ना कहीं जंतर मंतर पर नेता, उनके वरिष्ठ नेता पहुंच रहे हैं और उनका पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। जो लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बृजभूषण शरण सिंह का भी समर्थन कर रहे हैं और कुछ लोग पहलवानों से भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं, यानी कि उनका समर्थन नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे भी पहलवान हैं जिन्होंने पहलवानों के इस आंदोलन पर कहीं ना कहीं सवाल और पीयूष, अगर देखा जाए तो अभी तक राजनीतिक दलों में से किन किन लोगों का समर्थन इन पहलवानों को मिल चुका है? देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो चेहरा है वो प्रियंका गांधी का है। इससे पहले जयंत चौधरी मुलाकात कर चुके हैं, जो राज्यसभा सांसद है सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी की ओर से, वो पहलवानों से मुलाकात कर चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए नरेश टिकैत की अगर हम बात करें, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो पहलवानों से मुलाकात कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो आजकल केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं, पूर्व राज्यपाल जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक, वो किसानों से मुलाकात कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से तमाम जो संगठन है, तमाम जो राजनीति के दिग्गज हैं, जो खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में पार्टियां हैं, जिन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा इसे बनाया जा सकता है, इस आंदोलन को पहलवानों के। इससे पहले आपने देखा कि इसको किस तरीके से राजनीतिकरण का रंग देने की कोशिश की जा रही है। बिहार से पप्पू यादव आते हैं और पहलवानों के बीच में बैठकर पहलवानों का जिक्र नहीं करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हैं कि वो किस तरीके से वो आंसू बहा रहे थे। तो राजनीतिक टिप्पणियां भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से निकलकर आ रही हैं। हालांकि पहलवान सीधे तौर पे ये जरूर कह रहे हैं कि कोई भी राजनेता आए और किसी भी तरीके की राजनीतिक टिप्पणी करे, उससे पहलवानों का कोई सरोकार नहीं है। अगर वो पहलवानों की आवाज उठाते हैं तो वो हमारे साथ हैं, अन्यथा कोई राजनीतिक टिप्पणी करता है तो वो अपने लिए करता है, हम उसका समर्थन सीधे तौर पे नहीं करते हैं। पूरा मामला चूंकि FIR बृजभूषण शरण सिंह पर हो गया है, तो अब पहलवानों की मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जिस तरीके से अगर आपने देखा होगा कि पहलवान पहले कहते कि FIR दर्ज करनी चाहिए, पहलवान कह रहे थे कि हमें रिपोर्ट में क्या कुछ अब तक आया है हम बताया जाए। जब FIR दर्ज हो गई तो पहलवान कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह को पद पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें अलग करना चाहिए। तो तमाम तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रदर्शन है, जो आंदोलन है, वो शायद अभी और चलने वाला है। क्योंकि इस बीच आप देखिए पिछली बार जब पहलवानों का प्रदर्शन हुआ था तो केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पे थी। खेल मंत्रालय लगातार खिलाड़ियों से बातचीत कर रहा था। खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बातचीत की, खेल मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि हम इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे। बृजभूषण शरण सिंह पर भी जो उस समय एक्शन लेना था वो एक्शन लिया गया, कमेटी बनाई गई, चुनाव रोके गए फेडरेशन के। तो निश्चित रूप से उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय कहीं ना कहीं खेल मंत्रालय साथ दे रहा। इस बार कहीं ना कहीं सरकार से कोई प्रतिनिधि भी अभी फिलहाल मिलने नहीं। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की दिल्ली से, जहां पर कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में आज सुनवाई होनी है। MP MLA कोर्ट आज गैंगस्टर एक्ट में अपना फैसला सुनाएगा। कृष्णानंद समेत 7 लोगों की मौत हुई थी। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज किया गया था, जिसमें अब आज ये अहम सुनवाई होनी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी और अब इसमें आज सुनवाई होनी है। तो आपको बता दें कि कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौत हुई थी और अब इस पूरे मामले में आज ये अहम फैसला आज आने जा रहा है। पटना में पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन को जेल से रिहा होने को लेकर के राजनीति में इस वक्त भूचाल सा आ गया है। तो वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी काफी नाराज चल रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आनंद मोहन के पक्ष में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब बातों का जायजा हमारे विशेष संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने लिया। आइए दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। बिहार में बहार है और चाचा भतीजे का सरकार है। जी हाँ, इस बार ये देखा जाए तो बिहार में जब से चाचा भतीजे का सरकार बना है तब से लगातार अपराधी बिहार में पनप रहे हैं।
अब देखा जाए कि पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन को बाहर निकलने को लेकर भाजपा द्वारा अब तरह तरह की बातें उठाई जा रही है। अब भाजपा का आरोप यह भी है कि आनंद मोहन के साथ 27 और अपराधी बाहर निकल चुके हैं। तो बिहार कहीं ना कहीं जंगल राज पार्ट 2 का मजा दे रहा है। यही नहीं, अब देखा जाए कि भाजपा के जहां बड़े लोग, बड़े चेहरे आनंद मोहन जदयू और आरजेडी को लेकर जो बात आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अब उसी में यदि देखा जाए तो सांसद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आनंद मोहन के सपोर्ट में बोलते नजर आ रहे हैं। तो एक चीज देखा जा रहा है बिहार में कि कहीं ना कहीं अब सारे जितने भी स्वर्ण जाति के राजनेता हैं वो अब एक मंच पे आ रहे हैं, इसलिए कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, उसमें अब स्वर्ण जातियों के आधार पे ही बिहार में चुनाव लड़ने की बातें हो रही है। और तो और साथ में जो अनुसूचित जनजाति के जो पार्टी के नेता हैं वो अंदर ही अंदर अब नाराज दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार में इस बार आनंद मोहन को बाहर आने के बाद लगातार जो भूचाल सा राजनीतिक में आ चुका है बिहार में, वो अलग ही मजा देने जा रहा है। सहयोगी राजा तिवारी के साथ मनोज कुमार सिंह, पटना। बिहार में वहीं पटना में डॉक्टर अजय आलोक के बीजेपी में शामिल होने पर जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्य नहीं है। दल विरोधी आचरण के कारण 1 साल पहले ही पार्टी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रवक्ता के साथ ही प्राथमिक सदस्यता से भी मुक्त कर दिया था। डॉक्टर अजय आलोक जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अब ऐसे में उन्हें जदयू के प्रवक्ता के रूप में संबोधित किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सच तो यह है कि डॉक्टर अजय आलोक जदयू के प्रदेश प्रवक्ता थे, लेकिन लगातार दल विरोधी आचरण के कारण और समाज में उन्मादी भाषा बोलने के कारण 1 वर्ष पूर्व ही पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रवक्ता के पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी मुक्त कर दिया था। वहीं बाबा बागेश्वर का आगमन पटना के धरती पर होना है, जिसको लेकर पूरे पटना में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि बाबा बागेश्वर के आगमन से पटना की धरती पवित्र हो जाएगी, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप का कहना है कि अगर वो यहां आकर हिंदू और मुस्लिम भाइयों में फूट डालने की कोशिश करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। उनको एयरपोर्ट पे घेराव में करने का काम करूंगा। अगर बागेश्वर बाबा आएंगे और हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम करेंगे, तो अगर भाईचारे का संदेश देंगे आ करके कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, तो उनका बिहार में एंट्री हो सकता है। वहीं पटना में पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब सियासत गर्म है। बता दें कि एक तरफ नीतीश कुमार जो आज विपक्षी एकजुटता का चेहरा बने हुए हैं, तो वहीं विपक्ष के पार्टियां इन पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि नीतीश कुमार एक दलित डीएम के हत्यारे को जेल से बाहर करवा रहे हैं। बता दें कि जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने किसी पार्टी की बात को लेकर आनंद मोहन की रिहाई नहीं करवाई है, बल्कि जो कानून का प्रावधान है कानून से वह रिहाई हुई है। मांग का कोई मतलब नहीं है। और एक बात जान लीजिए, ये किसी पार्टी के मांग का कोई औचित्य नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि जो प्रावधान है, जो नियम है, उसके मुताबिक ससमय लोगों को रिलीज किया जाता, छोड़ दिया जाता है। मैंने 14 साल से ऊपर होने के बाद अगर जिनको आजीवन मिल जाता है तो उसमें हो जाता है। तो ये सब तो किया ही जा रहा है। तो कोई आदमी का कैसा भी होगा तो किया जाएगा। ये पॉलिटिकल चीज नहीं है और इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ये सब बात कर रही, भाई हमको तो आश्चर्य होता है। ये बताइए, तो सब दिन से जो हो रहा है। 27 अप्रैल को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सांप से कर दी, तो वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक यतनाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ. ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ, ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ. ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಷ ಅದನೋ ಎಲ್ಲೋ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟಣ, ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ನೆಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ
ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲೇ ಹಂಗೆ ನೀವು कर्नाटक में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की मोदी सांप वाली टिप्पणी और उनके पलटने वाले बयान के बाद बीजेपी विधायक यत्नाल ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को विष कन्या कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया। यत्नाल ने कहा, अब खड़गे पीएम मोदी की तुलना सांप से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो जहर उगलेंगे। जिस पार्टी में आप नाच रहे हैं, क्या सोनिया गांधी विष कन्या है? तो अब बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जहरीले बयान पे आर पार की लड़ाई जारी है। दोनों तरफ से अपने अपने तरीके से सियासत को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए वार पलटवार जारी है। मोदी जी दुनिया में जहां जहां जाते हैं, दुनिया भर की जनता मोदी 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 के नारे लगाकर मोदी जी का स्वागत करती है। एक कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी उनको कहते हैं कि विषैला सांप जैसे हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपको पूछने आया हूं, मोदी जी की तुलना सांप से करने वाली कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जिता सकते हैं क्या? बताइए, जिता सकते हैं? अरे कांग्रेस वालों, आपकी मति मारी गई है, मति मारी गई है। मोदी जी को जितना भी गाली बोलोगे, कमल इतना ही अच्छे से खिलकर बाहर आने वाला है। विधायक के द्वारा सोनिया गांधी जी को विष कन्या कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा अब समझ आ गया है। ये हर बार सोनिया जी को टारगेट करते हैं। उसके राष्ट्रीय नेता सोनिया जी के बारे में कितने बार अनर्गल बातें कही गई और अब जाके भारतीय जनता पार्टी के नेता उसे विष कन्या कह रहे हैं। ये घोर निंदनीय है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर किया गया है। अब इस मामले में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। बहरहाल कर्नाटक में सियासी माहौल इस वक्त काफी गर्म है। कांग्रेस और बीजेपी में एक दूसरे पर शिकायत दर्ज कराने की होड़ लगी है। पहले मोदी एक जहरीले सांप की तरह है वाले बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दी थी। अब बीजेपी की तरफ से जारी इस विवादित बयान को लेकर कांग्रेस ने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। लेकिन सवाल ये कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, जहरीले बयान एक एक करके सामने क्यों आने लगते हैं? क्या इस पर कभी रोक लग पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।